Hello friends, welcome to Kalyani IS Academy. In the previous lecture we have studied and understood social and physical environmental impact on production and distribution of crops. Also we have studied farming practices. In this lecture we will study issues and challenges of horticulture. So let's start the topic with horticulture. See, what is horticulture? In simple words, we can say that horticulture is producing, growing, and studying of fruits, vegetables, and flowers. Also, we can say that horticulture is the production of a plant, and it also includes the protection of plants and vegetables and fruits. It also includes the designing, right, garden designing and designing a landscape, also construction and maintenance of the landscape and garden designing. See, there are many branches of the horticulture, but here are the major branches, right? So the major branches of the horticulture are fruit science and vegetable science and floriculture or flower science. See, the topic which is mentioned in syllabus is the right issues and challenges of horticulture. Therefore we need to get ready for any question regarding the fruit science, vegetable science and floriculture or flower science. We will see the issues of fruit science, vegetable science, floriculture, also the challenges of these three, right? And at last we will see what is, or we can say that, the horticulture in Madhya Pradesh. So we will discuss one by one. The first is fruit science. See, the agricultural activities which are required to produce fruits are studied under the fruit science. See, now we will study the challenges of the fruit science, right? अब यहाँ पर जो है ये इस तरीके से क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, राइट? द चैलेंजेस ऑफ फ्रूट साइंस। और अगर हम देखें तो एग्जाम्स में जो फ्रूट प्रोडक्शन है या फिर फ्लावर प्रोडक्शन है या वेजिटेबल प्रोडक्शन है, उनके जितने भी चैलेंजेस हैं वो लगभग क्या है, समान है, राइट? तो हम यहाँ पर बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे मैं आपको रेफरेंस देता चला जाऊंगा। सी, सो द चैलेंजेस ऑफ द फ्रूट प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश। अब जो चैलेंजेस हैं हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं, राइट? एक हो जाएंगे यहाँ पर इंटरनल हो जाएंगे, राइट? और दूसरे हो जाएंगे यहाँ पर एक्सटर्नल। What is the difference between internal and external? We can say that the reasons which are related to the plant itself, right? जैसे प्लांट का न्यूट्रिशन हो जाएगा, प्लांट की एज हो जाएगी, राइट? प्लांट का जो सीड है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी या चैलेंजेस हो जाएंगे, सो दैट विल बी नोन एज इंटरनल चैलेंजेस। और जो हमारा फिजिकली एनवायरनमेंट है, राइट, सॉइल है, टेम्परेचर है, वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल में हो जाएगा। सो वी विल सी द चैलेंजेस ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन वन बाय वन। एट फर्स्ट द इंटरनल रीजंस। दीज रीजंस आर रिलेटेड विद द प्लांट इटसेल्फ। फॉर एन एग्जाम्पल, नेचुरल कंडीशंस, जैसे जब प्लांट ग्रो होता है, राइट, तो प्लांट के ग्रोविंग के दौरान या ड्यूरिंग द ग्रोविंग पीरियड जो है प्लांट्स में जो भी जो फ्रूट होता है, राइट, वो डेवलप होता है, फिर पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, राइट, फ्लावर डेवलप होता है। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन इफ देयर इज अंडर डेवलप पोलन ग्रेन्स, अंडर डेवलप फ्लावर एंड अंडर डेवलप्ड फ्रूट, तो सीधी सी बात है अगर कुछ भी जो है, चाहे फ्लावर हो, चाहे सीड हो, चाहे जो फ्रूट हो, अगर वो अंडर डेवलप्ड होंगे तो डेफिनेटली इससे फूड प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। तो नेचुरल कंडीशंस में अंडर डेवलप्ड फ्रूट्स हो जाएंगे, अंडर डेवलप्ड क्या हो जाएंगे, फ्लावर बड हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स हो जाएंगे, उसकी वजह से भी फ्रूट जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आती है, राइट? दूसरा यहाँ पर हो जाएंगे जेनेटिक रीजंस हो जाएंगे। अब सीधी सी बात है कि फ्रूट प्रोडक्शन में हम जो भी सीड को ग्रो करेंगे डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग ही फ्रूट प्रोडक्शन होगा, राइट? परंतु कभी कभी जो होता है वो सीड के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, राइट, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, या फिर कई बार जो सीड होता है, राइट, वो
प्लांट के रूप में ग्रो नहीं कर पाता है, राइट। तो कुल मिलाकर जेनेटिक रीजंस की वजह से भी, अर्थात अगर हम ये कहें कि अगर लो क्वालिटी का सीड है तो उससे फूड प्रोडक्शन भी कम होगा, और इफ देयर इज इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सीड देन डेफिनेटली द प्रोडक्शन विल इंक्रीज। थर्ड यहाँ पर हो जाएगा द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द प्लांट, राइट, ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड, राइट, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, राइट, न्यूट्रिएंट्स, और उसके आधार पर जो प्लांट की डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे लीफ हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स हो जाएंगे, राइट, पोलन बड्स हो जाएंगे, राइट, फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर इनमें कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम जाती है तो उससे भी ना फूल प्रोड्यूस हो पाता है और ना ही फ्रूट का प्रोड्यूस हो पाता है, जिससे भी जो है फ्रूट की जो है प्रोडक्शन में क्या होती है, कमी होती है। तो इस तरीके से वी कैन से दैट नेचुरल कंडीशंस, जेनेटिक कंडीशंस एंड इंटरनल कंडीशंस ऑफ द जो प्लांट्स हैं उसकी वजह से भी फूड प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, राइट। नाउ वी विल सी द एक्सटर्नल रीजंस विच आर रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट। फर्स्ट हो जाएगा इनडिटर्मिनेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट, ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड जो प्लांट होता है उसमें नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, राइट। इस प्रक्रिया में अगर जो उनका रेशियो होता है अगर वो इम्बैलेंस्ड है तो उससे भी जो है फ्रूट प्रोडक्शन में नेगेटिव इफेक्ट होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि इफ़ देयर इज अ लो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन देन डेफिनेटली द प्रोडक्शन जो है प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगी, और ग्रोथ रुकने की वजह से हो सकता है कि प्रोडक्शन भी कम हो, राइट। वहीं पर अगर हम देखें कि अगर नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है, राइट, तब भी वो पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, राइट, या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, उनकी अवेलेबिलिटी के आधार पर जो है उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर सोविंग एंड क्या हो जाएगा, प्लांटिंग हो जाएगा, राइट, या लीफ कटिंग हो जाएगा। जैसे अगर हम ये कहें कि कई बार हम इतनी ज़्यादा जो भी फ्रूट प्लांट होता है अगर उसके हम लीफ को ज़्यादा ही काट देते हैं तो उससे कार्बोहाइड्रेट या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उनका प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो पाता है, राइट। सीधी सी बात है, लीफ ज़्यादा कट जाएंगी तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके माध्यम से कम फूड जो है वो पौधे बना पाएंगे और उस वजह से उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी और प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। वैसे ही जो जहाँ पर बोया जाता है वहाँ पर भी माइक्रो एवं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर एनवायरनमेंट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि चाहे वो क्रॉप हो या फिर फ्रूट हो या फ्लावर हो, तीनों को ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। इफ द जो स्पेसिफिक क्लाइमेट इज अवेलेबल देन डेफिनेटली जो फ्रूट है, वेजिटेबल है या फ्लावर है वो आसानी से ग्रो करेगा और प्रोडक्शन अधिक होगा, राइट। जैसे मैंने बताया कि एप्पल के प्रोडक्शन के लिए जो क्लाइमेट जो स्पेसिफिक क्लाइमेट है वो जम्मू कश्मीर में होती है, राइट, और वहीं पर मध्य प्रदेश में जो भी फ्रूट्स उगाए जाते हैं उनके लिए जो है क्लाइमेट अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर एनवायरनमेंट या क्लाइमेट के आधार पर भी जो है फ्रूट प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, राइट। उसके बाद में क्या हो जाएगा, वेदर हो जाएगा, वेदर कंडीशंस। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, राइट, टेम्परेचर कितना है, क्लाइमेट कितनी है, क्योंकि यहाँ पर जब प्लांट जो है फ्रूट प्लांट की जो डिफरेंट स्टेज होती हैं, जैसे जब फ्लावर आता है, राइट, या फिर जब जो फ्रूट्स पकने वाले होते हैं तब एक स्पेसिफिक टाइम की स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट होती है, वेदर की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर जो फ्रूट्स होते हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। इसीलिए अगर if there is a favorable weather conditions in a particular area then definitely there will be growth in the production, राइट। और अगर फेवरेबल वेदर कंडीशंस नहीं है तो वहां पर जो है फ्रूट प्रोडक्शन में कमी आएगी। तीसरा हो जाएगा द एज एंड वाइगोर ऑफ द प्लांट हो जाएगा, राइट। अगर कोई भी प्लांट की एज अगर अधिक है तो यू कैन प्लांट वो जो है उसका एक तरीके से मेंटेनेंस करना
उसका रख रखाव बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। फिर अगला हो जाएगा टेम्परेचर एंड लाइट, जैसा कि मैंने अभी बताया है, जिसको हम फसलों में भी और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि टेम्परेचर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, लाइट एंड क्लाइमेट, दीज आर द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइट। अगर फेवरेबल कंडीशंस जो है लाइट और टेम्परेचर, राइट, ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन हो जाएगा, राइट, राइपनिंग सीजन हो जाएगा, अगर फेवरेबल टेम्परेचर है तो उससे फूल हो या फ्रूट हो दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर इनकी मात्रा में कमी आती है तो देयर वुड बी अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट हो जाएगा डेट्रियोरेशन ऑफ द वाटर रेशियो, राइट। अगर जो फ्रूट्स होते हैं वो उतना अधिक कोप नहीं कर पाते हैं जो फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, अगर ज़्यादा मात्रा में हम उनको इरिगेट कर देते हैं, इफ़ देयर इज़ अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर, देन डेफिनेटली अगर वाटर इरिगेशन के दौरान अगर हम वाटर ज़्यादा देते हैं या फिर कम इरिगेट करते हैं तो उसका भी नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट जो है प्रोडक्शन पर पड़ता है। अगला हो जाएगा रेन एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही फ्लावरिंग सीजन होता है उसके समय पर अगर हैवी रेन हो जाए तो जो फ्लावर होते हैं, राइट, वो पूरी तरीके से झड़ जाते हैं, एंड एज यू नो अगर फूल ही झड़ जाएंगे तो उससे फ्रूट प्रोडक्शन भी क्या होगा, इफेक्ट होगा, राइट। नाउ वी विल सी द सॉल्यूशंस, राइट, जो किसके चैलेंजेस ऑफ द फ्रूट प्रोडक्शन। तो जो फ्रूट प्रोडक्शन के हमने अभी चैलेंजेस पढ़े थे उसके लिए हम जो है निम्न जो है फॉलोइंग पॉइंट्स वी कैन सजेस्ट। सो वी विल सी फर्स्ट पॉइंट, राइट। फर्स्ट पॉइंट इज दैट अगर हमें फ्रूट प्रोडक्शन अधिक करना है तो फ्रूट प्रोडक्शन के लिए वाट एवर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए हमें यहाँ पर उस जगह पर फ्रूट प्लांट करना चाहिए जहाँ पर फ्रूट को जो है रिक्वायर्ड जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आसानी से अवेलेबल हों। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी लैंड एरिया में हमको क्या करना है, फ्रूट प्रोडक्शन करना है जहां पर मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू दैट फ्रूट जो है अवेलेबल हो। दूसरा हो जाएगा प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज़ जिनमें इरिगेशन फैसिलिटी हो जाएगा, राइट, क्लाइमेटिक फैसिलिटी हो जाएगा, राइट। उसके बाद में मैकेनाइजेशन जो है फैसिलिटी हो जाएगा कि टाइम टाइम पर हमको जो है फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, वीडीसाइड का इस्तेमाल करना है, राइट। और जो है फ्रूट प्लांट है उनको इरिगेट करना है। अगर ये फैसिलिटीज़ रहेंगी तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब राइपनिंग सीजन आता है उस समय पर जो है फ्रूट्स में कई प्रकार के जो है कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और जो फल हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यूज़ ऑफ इम्प्रूव वेराइटीज़। सीधी सी बात है, अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो हमें हाई क्वालिटी या इम्प्रूव जो सीड्स हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर यूज़ ऑफ प्लांट रेगुलेटर्स हो जाएगा ताकि हम पौधों की जो हाइट्स हैं, जो है प्लांट्स की ब्रांचेस हैं उनको रेगुलेट कर सकें ताकि उनकी जो है लेंथ है या जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑन द रिसर्च वर्क, राइट। हमारे मध्य प्रदेश की जो है क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ का सॉइल स्ट्रक्चर, राइट, सॉइल प्रोफाइल, यहाँ की मिट्टी में जो पाए जाने वाले माइक्रो एवं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अलग अलग होती है। इसीलिए हमें लोकल लेवल पर और वी कैन से दैट एट ए स्टेट लेवल देयर शुड बी फोकस ऑन रिसर्च वर्क ताकि हम हमारी जो जितनी भी लोकल वेराइटीज़ हैं फ्रूट्स की उनको और ज़्यादा डेवलप कर सकें, इन्हांस कर सकें और प्रोडक्शन में वृद्धि ला सकें। नेक्स्ट हो जाएगा इंक्रीज, राइट, इंक्रीज कैपिटल फैसिलिटी सो दैट जो फ्रूट प्रोडक्शन है उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जब ज़रूरत हो तो फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड की, बीडीसाइड की, प्लांट रेगुलेटर्स का हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें, राइट, विच मीन्स दैट हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, राइट। और जब फ्रूट प्रोड्यूस हो जाते हैं सो देयर शुड बी फैसिलिटी टू बी सोल्ड आउट इन द मार्केट, तो वहाँ पर मार्केट फैसिलिटी भी होनी चाहिए ताकि जो कोई भी
फ्रूट प्रोडक्शन कर रहा है वो आसानी से राइट ऑन रेम्यूनरेटिव प्राइसेस पर जो है फ्रूट प्रोडक्शन को सेल कर सके। नेक्स्ट हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोल्ड स्टोरेज, राइट। यहाँ पर मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा, एक तो क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा कोल्ड स्टोरेज हो जाएगा, राइट। और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल फैसिलिटीज हो जाएगा, राइट। दीज आर द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। बिकॉज अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की भी क्या है कमी है। जो फ्रूट्स होते हैं दे आर पेरिसेबल आइटम्स, अगर हमको विद इन 2-3 डेज और 4 डेज अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फ लाइफ, उनकी सेल्फ लाइफ के आधार पर अगर हम उनको 2-3 दिन में अगर जो है मार्केट में सप्लाई नहीं करेंगे और अगर वो जो है सेल नहीं हो पाएंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में उनकी जो है प्राइसेस में कमी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर फ्रूट्स ख़राब हो सकते हैं, उनकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम हो सकती है, इसीलिए जल्द से जल्द उनको मार्केट में पहुंचाना। देयरफॉर जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, राइट। दूसरी चीज़, अगर हम उनको बाजार में नहीं बेचना चाहते हैं देन देयर शुड बी अ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, क्योंकि कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें कोल्ड स्टोरेज में ही हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हम उनको खुले आसमान में रखेंगे तो डेफिनेटली वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, राइट। और आखिरी में हो जाएगा कैपिटल, राइट। हम पहले भी समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा हैं, इसीलिए उनके पास में पर्टिकुलर उनके पास में जितनी भी लैंड होल्डिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग वो 2-3 सालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रूट प्रोडक्शन आपसे एक तरीके से 5 और 6 ईयर का इन्वेस्टमेंट मांगता है, क्योंकि आप एक बार प्लांटेशन करेंगे तो आप कम से कम 10 से 15 साल तक जो है फ्रूट प्रोडक्शन कर पाएंगे। इसीलिए जब हमको गार्डनिंग करनी होती है या फिर हमको अगर कोई भी फ्रूट्स के जो प्लांट हैं वो खेत में लगाने होंगे तो उस समय पे ह्यूज रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर इसके लिए भी जो है कैपिटल फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए, राइट। और बाकी का जो फेवरेबल कंडीशंस है वो तो अवेलेबल हैं, लेकिन इन कंडीशंस को अगर हम बहुत अच्छे से टैकल डाउन कर देते हैं, राइट। और अगर इफ़ देयर इज़ अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, राइट, एंड कैपिटल फैसिलिटी, आल्सो अ regulated market, then definitely it can increase the food production, right. Now we will see the cropping area, right, the distribution और production in MP of the fruits। तो मध्य प्रदेश में फ्रूट्स कितने एरिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनका प्रोडक्शन कितना होता है, वी विल सी। अगर हम मध्य प्रदेश में जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनकी बात करें तो जनरली मैनी फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश। फॉर एन एग्जांपल बनाना, मैंगो, राइट, स्वीट लेमन, पपाया, गुआवा, ऑरेंज, ETC, राइट। सो दीज फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश। अगर हम यहाँ पर हेक्टेयर की बात करें कि कितने हेक्टेयर में इनका प्रोडक्शन होता है तो 2011-12, राइट, 2011-12 के स्टैटिक्स के आधार पर मध्य प्रदेश में 1.6 लाख हेक्टेयर जो है इतने लैंड एरिया पर फ्रूट्स का प्रोडक्शन किया जाता था, राइट, जो कि बढ़कर कितना हो चुका है 2018-19 में 3.6 लाख हेक्टेयर जो है 2019-20 में हो चुका है, राइट। इसके साथ ही अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश रैंक्स 7th इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स इन आवर कंट्री इंडिया, राइट। और अगर हम डिफरेंट फ्रूट्स के लेवल पर बात करें तो मध्य प्रदेश का जो है वो प्लेस वेरी करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश जो है फर्स्ट है वो किस में है, प्रोडक्शन ऑफ गुआवा, राइट। तो गुआवा के प्रोडक्शन में फर्स्ट है। सेकेंड जो है प्लेस है वो ऑरेंजेस में है और 6th प्लेस किस में है, बनाना प्रोडक्शन में है। तो ओवरऑल रैंकिंग 7 भी है, राइट। There is a first place in the guava production, second place in orange production and 6th place in the banana production, right. Now second is vegetable science, right. So हम यहाँ पर कह सकते हैं कि vegetable science is the branch of horticulture in which
we study the process, the agricultural process which is required to produce the vegetables is studied in the vegetable science, right? अब जो वेजिटेबल साइंस है ये इसमें कौन कौन से वेजिटेबल्स मध्य प्रदेश में उगाए जाते हैं उनको देखने से पहले हम समझते हैं कि वेजिटेबल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? क्योंकि ग्रोइंग वेजिटेबल्स इज नॉट ओनली गुड फॉर इकोनॉमी, आल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ। क्योंकि हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं इनका इंपॉर्टेंस। तो पहला हो जाएगा, जो वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स आर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इंपॉर्टेंट केमिकल्स, राइट? जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, राइट? जो डिफरेंट वेजिटेबल्स होती हैं, चाहे पोटैटो हो, टोमेटो हो, राइट, उनसे हम डिफरेंट जो हैं न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, राइट? और इससे जो है हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। दूसरा आप समझ सकते हैं कि जो है वेजिटेबल्स का रॉ मटेरियल के रूप में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, राइट, जिसमें पिकल, अचार, मुरब्बा हो जाएगा, उनमें रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा हो जाएगा कि द वेजिटेबल्स आल्सो हैव एरोमेटिक एंड मेडिसिनल वैल्यू, राइट? कई मेडिसिन में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि दे हैव इकोनॉमिक बेनिफिट्स आल्सो, जैसे पर हेक्टेयर में अगर वेजिटेबल्स प्रोड्यूस की जाएं और अगर इफ़ देयर इज़ अ इजीली जो है, अभी हमने देखा था ट्रांसपोर्ट, कोल्ड स्टोरेज और मार्केट फैसिलिटी हैं, तो पर हेक्टेयर जो है क्रॉप प्रोडक्शन की बजाय जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है उससे इनकम अधिक होती है, राइट? और चौथा, ये हमारी जो है एक्स्ट्रा इनकम में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम देखें तो चैलेंजेस ऑफ द वेजिटेबल प्रोडक्शंस, तो मैंने अभी बताया था कि चैलेंजेस ऑफ द फ्रूट प्रोडक्शंस और चैलेंजेस ऑफ द वेजिटेबल प्रोडक्शंस ये बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं। इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इन 11 मार्कर, तो उसके लिए हमने देखा था एक तो क्या हो जाएगा, इंटरनल जो हो जाएंगे फैक्टर्स हो जाएंगे, और दूसरे क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल जो है फैक्टर्स हो जाएंगे। यहाँ पर इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं वो स्पेसिफिक प्लांट से रिलेटेड होते हैं, और जो एक्सटर्नल जो जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। हाँ, कुछ जो चैलेंजेस होते हैं वो वेजिटेबल से अलग होते हैं, फ्रूट्स के अलग होते हैं, डिपेंड करता है कि हम कौन सी वेजिटेबल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है, राइट, उसका पहला चैलेंज तो यही हो जाएगा कि देयर इज अ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इन द वेजिटेबल प्रोडक्शन, क्योंकि हमारे एमपी में आज भी कन्वेंशनल तरीके से फॉर डोमेस्टिक पर्पस हम हमारे घर परिवार में जो खेत हैं उसमें डोमेस्टिक पर्पस के लिए वेजिटेबल्स को उगाते हैं, राइट? और वो भी किससे, कन्वेंशनल तरीके से। एक तरीके से देखा जाए तो जो कमर्शियल प्रोडक्शंस ऑफ वेजिटेबल्स है वो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ही कम है, राइट? क्योंकि कमर्शियल पर्पज से जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास में अच्छी इनकम के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी होना चाहिए, राइट? तो वी कैन से दैट देयर इज अ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इन द वेजिटेबल प्रोडक्शन। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाएगी कि इन रूरल एरियाज जो जितने भी फार्मर्स होते हैं, राइट, उनके पास में वेजिटेबल्स कब प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन से इसके तरीके होते हैं, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, राइट? जो वेजिटेबल्स हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन से कितना अधिक उनको अर्निंग दे सकते हैं, इसकी जानकारी ही नहीं होती है, राइट? एंड इन द अब्सेंस ऑफ नॉलेज वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। तीसरी और जो है महत्वपूर्ण बात, तीसरा चैलेंज क्या होता है, मैंने बताया था कि कई वेजिटेबल्स की जो सेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है, इसलिए विद इन द स्पैन ऑफ 3 to 5 डेज वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए अगर कोई वेजिटेबल, स्पेशली जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अगर उनको 4 से 5 दिन में सेल नहीं किया जाएगा सो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा जो है वेजिटेबल वो खराब हो जाएगी, राइट? और जितना भी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी चला जाएगा। चौथा हो जाएगा कि हमारे पास में यहाँ पर इम्प्रूव क्वालिटी की जो सीड्स हैं वो होते ही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो भी सब्जी हम खरीदने खाने के लिए परचेस करते हैं उसके ही सीड का प्रयोग हम
एक तरीके से प्रोड्यूस के लिए करते हैं। और अगर हमको कमर्शियल फार्मिंग करनी है और हाई लेवल पर जो है वेजिटेबल फार्मिंग करनी है, देन डेफिनेटली वी नीड टू अडॉप्ट द मॉडर्न और हाई ईल्ड वेराइटी सीड्स और इम्प्रूव्ड क्वालिटी सीड्स। 4 हो जाएगा यहाँ पर कि ये भी वर्तमान समय में एक मुद्दा बनता जा रहा है, राइट। जहाँ पर भी वेजिटेबल का प्रोडक्शन हो रहा है, देयर इज अ एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, और उसकी वजह से जब हम एक्सेसिव केमिकल्स का इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं, तो नॉट ओनली एक तो हमारा जो क्या होता है कि हेल्थ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरी चीज़ यहाँ पर हो जाएगी कि ये हमारा जो फूड चेन है इसको भी मतलब इसका भी जो है टॉक्सिकेशन बढ़ रहा है, राइट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, राइट। अब ये जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है इसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन क्यों रोका गया? क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन होता है ये एक तरीके से पौधों में ऑक्सीटोसिन जो होता है हार्मोन भी होता है जो कि प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करता है। और ऑक्सीटोसिन का हमारे देश में इतना इलीगल यूज हो रहा था कि अगर जैसे एनिमल है, आगे हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री में, राइट, जो है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जानवरों को डेली ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जा रहा है। वहीं पर अगर हम वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करें तो जो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनमें ये इंजेक्शन दिया जाता था ताकि विद इन द 4th नाइट, एक रात में ही जो है चाहे वो लौकी हो या कोई भी वेजिटेबल हो उसका आकार जो है तिगुना चौगुना हो जाए, राइट। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि स्पेशली गर्ल्स, राइट, कई गर्ल्स जो है वो हमारे भारत में से किडनैप हो रही थी, उनको भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता था ताकि उनमें उनकी जो एज है वो बहुत कम एज पे ही उनमें मैच्योरिटी आ जाए, राइट, और वो उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी इलीगल सप्लाई कर सके। तो एक तरीके से चाहे वो गर्ल्स पर हो या फिर हम ये कहें कि एनिमल हस्बेंड्री में हो, राइट, या फिर हम ये कहें कि वेजिटेबल प्रोडक्शन में हो, सब जगह पर ऑक्सीटोसिन का बहुत ही इलीगल यूज हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट हैड टू बैन दिस, राइट। तो अब इसका जो है प्रोडक्शन जो है वो लाइसेंस के माध्यम से कुछ ही कंपनियां कर सकती हैं और उसके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या है रोक लग चुकी है, राइट। और इसके साथ ही अगर हम हार्मफुल जो है केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो वेजिटेबल्स हैं, राइट, उनकी सेल्फ लाइफ भी बहुत कम हो रहा है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा कि हमारे पास जो जितनी भी वेजिटेबल प्रोटेक्शन है उसमें भी क्या होती है कमी पाई जाती है, राइट। क्योंकि एक तो हमको जो इन्वायरमेंटल हार्श कंडीशंस हैं, राइट, जैसे एक्सेस रेन हो जाएगा या फिर लो अमाउंट ऑफ रेन हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा। सो एनवायरमेंटल की जो हार्श कंडीशंस है उससे भी हमको वेजिटेबल प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करना है। नॉट ओनली दिस, हमें जो फ्री एनिमल्स हैं, राइट, या जो रोमिंग एनिमल्स होते हैं उनसे भी हमको क्या करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है। कई बार जहाँ पर वेजिटेबल प्रोड्यूस की जाती है वहाँ पर जो रोमिंग एनिमल्स हैं वो रात में फसल को बर्बाद भी कर देते हैं, राइट। और उसके साथ ही अगला जो चैलेंज क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक तो क्या है हमारे प्रदेश में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं है, राइट। उसके साथ ही ये जो कॉमन रहेंगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बहुत अच्छी नहीं है, फिर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी अच्छी नहीं है, राइट। उसके बाद में कैपिटल, राइट, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल भी रिक्वायर्ड होता है क्योंकि यहाँ पर जो वेजिटेबल्स होते हैं वो नॉर्मली तरीके से नहीं होते हैं, उनके लिए अलग जो फार्मिंग टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता है, जो सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, इसलिए कैपिटल रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर क्या होता है मस्ट होता है। इनकी भी जो है लेक अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी, ये भी एक चैलेंज है किसमें वेजिटेबल प्रोडक्शंस में, राइट। अब सीधी सी बात है कि जो
वेजिटेबल प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज करने के लिए सजेशंस क्या है, राइट। तो जो सजेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर फिर है, देखते हैं। तो पहला सजेशंस तो यही है, टू इंक्रीज द वेजिटेबल प्रोडक्शन वी नीड टू सेलेक्ट द इम्प्रूव्ड सीड्स एंड जो है अलग वैरायटी के इम्प्रूव्ड सीड्स को इस्तेमाल करना जरूरी है, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो वेजिटेबल्स होते हैं उन पर चाहे डिसीज़ हो, चाहे जो जितने भी जो है सेक्स हो जाएंगे, इंसेक्ट्स हो जाएंगे, उनका अटैक बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए देयर शुड बी अ प्रॉपर मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम डिसीज एंड मैनी पेट्स हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा, देयर शुड बी अ इजीली अरेंजमेंट ऑफ द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, क्योंकि हर 8-10 दिन के विद इन द स्पान ऑफ 10 to 15 डेज उनको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, राइट। फिर कोल्ड स्टोरेज जो फैसिलिटीज़ उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जगह जगह पर जो सीड वॉल्स हैं या सील्ड स्टोरेज हैं वो एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अगर पॉसिबल हो तो थ्रो मैनी स्कीम्स और पॉलिसीज़ जो है हाई इम्प्रूव जो सीड्स हैं या गुड वैरायटी जो सीड्स हैं उनको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाना चाहिए। देन देयर शुड बी अ प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटी, क्योंकि जो कुछ भी फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है वो रेम्यूनरेटिव प्राइस पर इजीली विदाउट एनी लॉजिस्टिक्स जो है वो मार्केट में सेल होना भी चाहिए। और हमारी जो है फिजिकल कंडीशंस हैं या एनवायरमेंटल हैं, उन कंडीशंस के आधार पर लोकली जो भी वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं उनमें और अधिक R&D करने की ज़रूरत है ताकि उनकी जो सीड क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, राइट। अब हम मध्य प्रदेश में वेजिटेबल्स कितने एरिया पर प्रोड्यूस की जाती हैं और उनका प्रोडक्शन कितना है ये समझते हैं। सो वेजिटेबल्स एरिया एंड प्रोडक्शन इन MP। सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग सभी प्रकार की जो है वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो स्पाइस वेजिटेबल्स हों या जो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जैसे पोटैटोस, ओनियंस, स्वीट पोटैटो, पीस, टोमेटोस, राइट, कॉलीफ्लावर हो जाएगा, लेडी फिंगर या ओकरा हो जाएगा, ब्रिंजल हो जाएगा, राइट। दीज वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस इन MP। अगर एरिया वाइज करें तो जो 2017-18 की स्टैटिक्स हैं उनके आधार पर मध्य प्रदेश में 8.4 लाख हेक्टेयर पर जो है वेजिटेबल्स प्रोड्यूस की जाती थी इन 2017-18, जो कि बढ़कर 2018-19 में कितना हो गया है 8.6 लाख हेक्टेयर जो है वो अब इनका प्रोडक्शन हो चुका है। और ये हर साल वेरी करता, हो सकता है ज़्यादा भी हो और कम हो। अगर वेजिटेबल प्रोडक्शन के तौर पर देखें तो मध्य प्रदेश जो है भारत में 7th रैंक करता है। जैसे फ्रूट्स प्रोडक्शन में 7th रैंक थी और वहीं पर वेजिटेबल प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश की 4th रैंक है। इसके साथ ही अलग अलग जो वेजिटेबल्स हैं उनके प्रोडक्शन में भी मध्य प्रदेश की रैंक होती है। जैसे मध्य प्रदेश हैज अ 2nd रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ ओनियन एंड ग्रीन पीस हो जाएगा। देन मध्य प्रदेश हैज अ 3rd प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो हो जाएगा और 4th प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो हो जाएगा, राइट। इसके साथ ही हम यहाँ पर स्पाइस का भी समझेंगे, राइट। स्पाइस एरिया एंड प्रोडक्शन इन MP। तो वेजिटेबल्स के साथ साथ जो है स्पाइस प्रोडक्शन में भी मध्य प्रदेश हैज़ अ ह्यूज बेनिफिट। मध्य प्रदेश में लगभग सभी प्रकार की स्पाइस वेजिटेबल्स जैसे चिली, जिंजर हो जाएगा, गार्लिक हो जाएगा, राइट, कोरिएंडर हो जाएगा, दीज जो है स्पाइस वेराइटीज आर प्रोड्यूस्ड इन MP। और मध्य प्रदेश जो है वो चिली एवं गार्लिक, राइट, गार्लिक एंड चिली के जो प्रोडक्शन है उसमें टॉप पोजीशन रखता है। हालांकि चिली के प्रोडक्शन में कभी महाराष्ट्र तो कभी मध्य प्रदेश, बट मध्य प्रदेश हैज़ अ 1st and 2nd पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गार्लिक एंड चिली, राइट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जो 2nd पोजीशन है वो किसमें, कोरिएंडर प्रोडक्शन में है। अगर एरिया वाइज बात करें तो 2017-18 में मध्य प्रदेश में 7.38 लाख हेक्टेयर पर
जो है स्पाइस वेजिटेबल प्रोड्यूस होती थी, राइट। और टोटल प्रोडक्शन कितना था, 407 लाख मीट्रिक टन जो था इतना प्रोड्यूस किया जाता था, which increased in 2018-19 to 7.24, सॉरी ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, राइट। और जो है प्रोडक्शन भी डिक्रीज हुआ है 4078। तो यहाँ पर जो है वेजिटेबल्स जो होते हैं उन पर एनवायरमेंटल जो है कंडीशंस का बहुत इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर 7.38 लाख हेक्टेयर था जो कि कम होकर 7.2 लाख हो गया, और प्रोडक्शन भी 4079 से 40.78 जो है लाख मीट्रिक टन, ये जो है पिछले 2 ईयर्स के जो है स्टेटिक्स है, राइट। इसके साथ ही अगर हम ओवरऑल स्पाइसेस की बात करें तो मध्य प्रदेश हैज द 4th पोजीशन, राइट। नाउ वी विल सी द फ्लावर प्रोडक्शन। सी, flower production is a branch of horticulture in which the process and the method of the production of the flower is studied in the flower production। अब यहाँ पर जो फ्लावर प्रोडक्शन होता है उसके इश्यूज हों या चैलेंजेस की बात करें वो सिमिलर हैं फ्रूट प्रोडक्शन की और वेजिटेबल प्रोडक्शन की। हाँ, अगर हम इनका इम्पोर्टेंस देखें तो यहाँ पर जो फ्लावर प्रोडक्शन है इट हैज़ अ ह्यूज इम्पोर्टेंस फॉर द डेकोरेशन। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट, कोई फेस्टिवल होता है, कोई गैदरिंग होती है, तो वहाँ पर डेकोरेशन के लिए फ्लावर की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, दे हैव आल्सो एरोमेटिक सिग्निफिकेंस, राइट। और इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि यहाँ पर कई फ्लावर्स में मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी होता है। कई मेडिसिन बनाने में जो कई फ्लावर्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। आल्सो फ्लावर हैज़ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो जाएगा ड्यूरिंग एनी फेस्टिवल इन इंडिया, राइट। जो है फ्लावर्स जो है वो ह्यूज अमाउंट में उनकी क्या होती है, डिमांड होती है। और वर्तमान समय में जो जितनी भी मेगा सिटीज़ हैं उसमें कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो, वहाँ पर जो है फ्लावर्स की ह्यूज डिमांड होती है, राइट। और इसके साथ ही इनका इकोनॉमिक जो है इम्पोर्टेंस भी होता है, राइट। जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं तो बुके के रूप में जो है रोज़ फ्लावर हो जाएंगे, तो बुके के रूप में भी इनको बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमिकली तौर पर सेल किया जा सकता है, राइट। नाउ वी विल सी द ओवरऑल हॉर्टिकल्चर इन मध्य प्रदेश। अभी तक जो है ये जो जितना भी मैंने डाटा आपको बताया है ये इकोनॉमिक सर्वे 2018-19, 2021 इनके आधार पर है। अब अगर हम पूरे ओवरऑल हॉर्टिकल्चर की बात करें तो मध्य प्रदेश में वी विल सी हॉर्टिकल्चर स्टैटिक्स इन मध्य प्रदेश। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मध्य प्रदेश इज़ अ लैंडलॉक्ड स्टेट, राइट। यहाँ पर इनफ जो है रेन भी होती है, मिट्टी भी जो है सॉइल है, सॉइल का स्ट्रक्चर हो जाएगा और न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। जितनी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो फेवरेबल कंडीशंस हैं मध्य प्रदेश में, विच मीन्स दैट देयर इज़ अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स इन मध्य प्रदेश। यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को केवल ट्रांसपोर्ट, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी हो जाएंगी, राइट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और उसके साथ में रिसर्च है इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, राइट। दूसरी चीज़ अगर हम देखें यहाँ पर तो जो हॉर्टिकल्चर है ये लेबर इंटेंसिव होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमको गार्डनिंग करना है या एक तरीके से फ्रूट प्रोडक्शन करना है तो वहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर इज़ रिक्वायर्ड। और अगर लेबर इंटेंसिव है तो जाहिर सी बात है नॉट ओनली ये किसानों की इनकम को बढ़ाएगा बल्कि लोकल लेवल पर जो जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, जनरेट होगा, राइट। इसके साथ ही ये इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इससे इनकम भी बढ़ेगी, इसके साथ ही ये जो है हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, तो उससे एक तरीके से हमारे जो लोकल एरिया में विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सप्लाई भी होगी। तो एक साथ तीन चीज़ें, वी वुड बी एबल टू इम्प्रूव आवर हेल्थ फैसिलिटीज़ और वी वुड बी एबल टू जो है
आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सप्लाई करने में हम योग्य हो जाएंगे, राइट। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और इससे कई एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। अब अगर ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करते हैं हम, तो मध्य प्रदेश में टोटल 5.4 लाख हेक्टेयर जो था 2014-15 में इतने लेवल पर हॉर्टिकल्चर की जाती थी। कितने पर? 15.4 लाख हेक्टेयर इन 2014-15, जो कि मध्य प्रदेश की टोटल जो एग्रीकल्चरल लैंड का था उसके 6.5% जो था उस पर हॉर्टिकल्चर होता था। अब ये जो है वो बढ़कर कितना हो चुका है? 40.9 लाख हेक्टेयर हो चुका है। किसमें? 2018-19 में हो चुका है। अब अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शंस में भी एक इम्पोर्टेंट जो है प्लेस होता है, और हमने फ्रूट प्रोडक्शन में देखा 7th प्लेस है, राइट। वेजिटेबल प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का 4th प्लेस है, राइट। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ओवरऑल हॉर्टिकल्चर में, तो मध्य प्रदेश हैज अ 4th प्लेस इन द ओवरऑल हॉर्टिकल प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कई मेडिसिनल और जो एरोमेटिक फ्रूट्स हैं उनके प्रोडक्शन में भी मध्य प्रदेश की अच्छी खासी जो है पोजीशन है, राइट। नाउ वी विल सी ओवरऑल चैलेंजेस ऑफ द हॉर्टिकल्चर इन मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें हम हैं, जैसे हमने सबसे पहले चैलेंजेस ऑफ द फ्रूट प्रोडक्शंस पढ़े, उससे ही सिमिलर हमने चैलेंजेस ऑफ द वेजिटेबल प्रोडक्शन पढ़े। अब हम यहाँ पर ओवरऑल जो हॉर्टिकल्चर है उससे संबंधित जो है चैलेंजेस को पढ़ेंगे, और इनमें से हम कई चैलेंजेस को तो पहले ही जो है वो पढ़ चुके हैं। ये 11 नंबर में पूछा जा सकता है, इसीलिए वी नीड टू जो एवरी जो सिंगल जो जितना भी है वो मैंने लगभग पूरा समझा दिया है, और हम जो है कुछ पॉइंट्स पर देखेंगे। जैसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में मोर देन 50% जो है स्मॉल एवं क्या है मीडियम फार्मर्स है। और सीधी सी बात है, ये मैंने कई बार बताया है कि स्मॉल एवं मीडियम फार्मर्स होते हैं, दे हैव लो कैपिटल, राइट। और अगर उनके पास में लो कैपिटल होगा तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उससे वो मॉडर्न एग्रीकल्चरल जो मेथड्स हैं वो उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर दे आर अनएबल टू इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो लैंड होल्डिंग्स है वो स्मॉल है, फ्रेगमेंटेड है, इसीलिए भी यहाँ पर जो है हमने देखा था सबसिस्टेंस जो है एग्रीकल्चर विच इज प्रेवलेंट इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में जो लैंड होल्डिंग्स है वो कैसी है? जिगजैग है। देयरफॉर यहाँ पर मैकेनाइजेशन के लिए भी उतनी ज़्यादा सूटेबल कंडीशंस नहीं है कि वेजिटेबल या फ्रूट प्रोडक्शन को आसानी से उन होल्डिंग्स में किया जा सके। तीसरा हो जाएगा देयर आर लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन मध्य प्रदेश। देयरफॉर जो है रेन वाटर पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस होता है, और अगर रेन वाटर पर डिपेंडेंस है तो हम जो है क्रॉप को तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल को ग्रो करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। उसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो ग्राउंड वाटर लेवल वो भी बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, राइट। फिर जो है मध्य प्रदेश में कई बार फ्लड की वजह से, तो कई बार नेचुरल कैलेमिटी की वजह से भी पूरी की पूरी जो है फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। तो मध्य प्रदेश में कोई स्ट्रॉन्ग जो है पॉलिसी नहीं है ताकि जो है जो जितने भी किसान हैं उनको एक तरीके से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। फिर अनसाइंटिफिक यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हो जाएगा, उसके भी कई जो है खतरनाक, जैसे जो हमारी फूड चेन है वो भी टॉक्सिकेटेड हो रही है। इसके साथ ही जो सब्जियां हैं या फल हैं उनकी सेल्फ लाइफ कम हो रही है। फिर इनएडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ सॉइल टेस्टिंग हो जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश में पता ही नहीं है कि कौन से माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। और उसके बाद में ओवरऑल मैंने बता दिया है कि हमारे मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, राइट। देयर इज़ अ लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हो जाएगा, राइट। कैपिटल जो है फैसिलिटीज़ ये भी नहीं है, राइट। और मध्य प्रदेश में हमारी लोकल जो क्लाइमेट है उसके आधार पर R&D पर भी बहुत कम खर्च किया जा रहा है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ टू इंक्रीज द बजट फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन एंड वेजिटेबल
production. Now we will see schemes related to increase horticulture production in MP. और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि पूछा जाए कि which initiative has the MP government taken for the increase in the production of हॉर्टिकल्चर, या फिर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश ने कौन कौन सी पॉलिसीज एग्जीक्यूट की हैं, कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, राइट, कौन से प्लान्स हैं और कौन सी स्कीम्स हैं. तो हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे स्कीम्स रिलेटेड टू इंक्रीज द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश. और जितनी भी स्कीम्स हैं हम उनको वन बाय वन करके बहुत डिटेल में समझेंगे. सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा फ्रूट प्लांटेशन स्कीम्स. अब ये जो जितनी भी स्कीम्स हैं, ये अगर आप इनका नाम पढ़ेंगे देन डेफिनेटली यू कैन गेस व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्कीम, राइट. केवल आपको कुछ 2-4 चीज़ें जो है वो याद होनी चाहिए. जैसे यहाँ पर हो जाएगा फ्रूट प्लांटिंग स्कीम हो जाएगी. सो डेफिनेटली इट इज दिस स्कीम इज रिलेटेड टू इंक्रीज द फ्रूट प्लांटिंग, राइट. कहने का मतलब ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो जितने भी क्लाइमेटिक एरियाज हैं जहाँ पर सॉइल टेक्सचर अच्छा है, राइट, एनवायरमेंटल कंडीशंस, टेम्परेचर, राइट, रेनफॉल बहुत अच्छा है, वहाँ की क्लाइमेट बहुत अच्छी है, वहाँ पर अगर उस क्लाइमेट में सूटेबल जो है फ्रूट्स को प्लांट किया जाए तो डेफिनेटली देयर वुड बी इंक्रीज इन द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन. इसीलिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो है फ्रूट प्लांटेशन है उसमें इंक्रीज हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है. और वहाँ के जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, ST/SC कैटेगरी के जो फार्मर्स हैं, उनको गवर्नमेंट के द्वारा हाई क्वालिटी के, राइट, और इम्प्रूव क्वालिटी के जो सीड्स हैं या जो प्लांट्स हैं उनको प्लांटेशन के लिए जितना भी जो है कॉस्ट आएगी उसका 40% सब्सिडी के तौर पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, राइट. सो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 40% सब्सिडी वाइल प्लांटिंग द हाई क्वालिटी फ्रूट प्लांटेशन इन अ स्पेसिफिक एरिया. और इसके लिए यहाँ पर जो है ये जो 40% सब्सिडी है ये 3 ईयर में दी जाएगी, राइट. विद इन 3 ईयर्स में ये 40% जो है सब्सिडी दी जाएगी. और इसमें से जो फर्स्ट ईयर है वो 60% सब्सिडी दी जाएगी, फिर सेकेंड ईयर 20% एंड थर्ड ईयर फिर 20%. मतलब जो टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट है उसका 40% सब्सिडी के तौर पर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा. फर्स्ट ईयर इस 40 का 60% सब्सिडी वुड बी प्रोवाइडेड, सेकेंड ईयर 20 एंड थर्ड ईयर 20%, सो दैट जो वहाँ के लोकल सिटीजन है दे कुड इनकरेज टू द प्रोसेस टू बी इंगेज इन द फ्रूट प्लांटेशन. सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर वेजिटेबल एरिया एक्सपेंशन स्कीम. अब ये भी बिल्कुल वैसी की वैसी स्कीम है. हमारे मध्य प्रदेश में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके आधार पर जो वेजिटेबल्स यहाँ पर ग्रो की जा सकती हैं, राइट, उनमें से जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रमोट करना, इसके साथ ही कुल मिलाकर जो वेजिटेबल प्रोडक्शन एरिया है उसको इंक्रीज करने के साथ साथ मध्य प्रदेश में हाई क्वालिटी की वेजिटेबल सीड्स को प्रोड्यूस या इंक्रीज करने के लिए यह योजना लाई गई है, राइट. और इस योजना में भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, राइट, जो सीड या जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है, अगर कोई स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वहाँ पर वेजिटेबल प्रोड्यूस करता है तो गवर्नमेंट उसको जो इकोनॉमिक कास्ट है किसकी, सीड की, उसका 50% पर हेक्टेयर, और हम कह सकते हैं कि 10,000 रुपीज पर हेक्टेयर, विच एवर इज लेस, ये गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी. कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर इफ फार्मर हैज 0.25 हेक्टेयर टू 4 हेक्टेयर लैंड, तो अगर किसी किसान के पास में 0.25 से लेकर 4 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन है और यदि वह वेजिटेबल को प्रोड्यूस करना चाहता है तो पर हेक्टेयर
उसको उसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है उसका 50% या 10,000 एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। वैसे ही तीसरा हो जाएगा यहाँ पर स्पाइसेस एरिया एक्सपांसन स्कीम। ये भी बिल्कुल वेजिटेबल एरिया एक्सपेंशन स्कीम के तहत है, राइट, जो स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस में हाई क्वालिटी स्पाइसेस के जो सीड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट, या फिर जो स्पाइसेस एरिया उसको एक्सपेंड करने के लिए पर हेक्टेयर कितना 50% और 10,000 पर हेक्टेयर, राइट। तो यहां पर इसमें कंफ्यूज मत होना, पर हेक्टेयर पे या तो 10,000 रुपये या फिर जो जितनी भी इकोनॉमिक कॉस्ट है उसका 50%, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी के तौर पर जो है वहाँ के सिटीजन्स को अवेलेबल कराया जाएगा। तीसरा हो जाएगा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप एरिया एक्सपेंशन, राइट। ये भी बिल्कुल वही कंडीशन है कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया में मेडिसिनल एंड एरोमेटिक जो क्रॉप्स हैं, राइट, उनके एरिया एक्सपेंशन के लिए भी गवर्नमेंट यहाँ पर प्रमोट कर रही है। एंड हियर इज द सिमिलर क्लॉज, यहाँ पर भी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर प्रमोशन ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या हो जाएगा, स्कीम हो जाएगा। और इस स्कीम के द्वारा भी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि यहाँ पर जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेटेड कमर्शियल क्रॉप्स, अब सीधी सी बात है अगर हमें कमर्शियल जो क्रॉप्स है उसको इम्प्रूव करना है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट यहाँ पर जो जितनी भी कमर्शियल क्रॉप्स के लिए जैसे सीडिंग की व्यवस्था करनी है या फिर जो बाड़ा है उसका निर्माण करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। इसके साथ ही स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ मैकेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस स्कीम के द्वारा भी जो मैकेनाइजेशन है, राइट, मशीनीकरण बढ़ाने के लिए किसी भी उपकरण पर जो है 50% या उससे अधिक की जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। डिपेंड करता है कि वो कौन सा उपकरण है। तो कुल मिलाकर हॉर्टिकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो जितनी भी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर अगला हो जाएगा एग्जीबिशन फेयर एंड पब्लिसिटी एंड डिसेमिनेशन। कुल मिलाकर फेयर्स और जो है एग्जीबिशन के माध्यम से हॉर्टिकल्चर के बारे में अवेयरनेस करना, राइट, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो प्रमोट हो सकें हॉर्टिकल्चर के लिए। नेक्स्ट इज मॉडल प्रोग्राम फॉर वारी और किचन गार्डन, राइट। इस प्रोग्राम के तहत जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, राइट, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है डेली वेजेस वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट उनको 75 रुपीज़ तक की जो है पैकेट्स ऑफ सीड्स, राइट, पैकेट्स ऑफ सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, राइट, ये जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। तो एक तरीके से मॉडल प्रोग्राम फॉर वारी, और हम एक तरीके से कह सकते हैं कि टू प्रमोट द किचन गार्डन को प्रमोट करने के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट डेली वेजेस वर्कर है, राइट, या फिर जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, दे वुड बी प्रोवाइडेड द पैकेट्स ऑफ सीड्स ऑफ वेजिटेबल सो दैट दे कुड ऑर्गेनाइज द किचन गार्डन। उनका जो लिविंग एरिया है या उनका जो हाउस है या फार्म है उसके आसपास वो किचन गार्डन को तैयार कर सके। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। सी यहाँ पर इंश्योरेंस विल प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज अगर अचानक से सडनली अगर जैसे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्लावरिंग के समय पर अगर बारिश हो जाती है तो उससे भी जो फ्रूट प्रोडक्शन है, फ्लावर प्रोडक्शन है, उसमें बहुत ही कमी आएगी। देयरफॉर द क्रॉप इंश्योरेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हियर गवर्नमेंट विल प्रोवाइड वेदर बेस्ड, राइट, ताकि यहाँ पर जो बिकॉज ऑफ द हार्श वेदर कंडीशंस जैसे हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर या फिर एक्सेसिव रेनफॉल हो जाएगा,
उनसे बचने के लिए यहाँ पर जो है क्रॉप इंश्योरेंस वुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अंडर दिस प्रोग्राम गवर्नमेंट विल प्रमोट फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, और इसके तहत गवर्नमेंट विल प्रोवाइड जो है प्रोसेसिंग जितनी भी यूनिट्स हैं उनके लिए टैक्स कम करेगी और उनके लिए जो है वो लैंड जो है आवंटित करेगी, राइट, कम रेट पर उनको भूमि उपलब्ध कराएगी, सो दैट द फूड प्रोसेसिंग यूनिट वुड बी एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश एंड इट विल इंक्रीज। और जब फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वो मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश हो जाएंगी तो उससे एक तो जो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, और सेकंड चीज़ ये है कि जो जितना भी हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनकी भी काफ़ी डिमांड होगी, और हमारे जो लोकल फार्मर हैं वो डेफिनेटली दे वुड बी एबल टू सेल अ ह्यूज हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस टू दीज फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। नेक्स्ट इज fruit plantation program, right? Under this program government will provide, right, and government will distribute the plants of fruits, right? For an example, on the occasion of इन्वायरमेंट डे हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस हो जाएगा, या फिर हरियाली का तीज हो जाएगी, तो ऑन पर्टिकुलर डिफरेंट जो ओकेजन्स हैं वहाँ पर गवर्नमेंट जो है फ्रूट प्लांट को ग्राम पंचायतों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, सो दैट जो हमारे सिटीजन्स हैं वो अपने घर के आसपास इनका प्लांटेशन करें। नेक्स्ट हो जाएगा बनाना डेवलपमेंट स्कीम। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट विल प्रमोट बनाना प्लांटेशन सो दैट जो बनाना प्रोडक्शन है वो हमारे मध्य प्रदेश में इंक्रीज हो सके। वैसे ही इंटीग्रेटेड वेजिटेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट, और इंटीग्रेटेड जो वेजिटेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें यहाँ पर कुल मिलाकर जो हाई क्वालिटी सीड्स हैं, राइट, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी सीड्स, गवर्नमेंट विल प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और गवर्नमेंट जो है थ्रू डिफरेंट स्कीम्स जो है वो वेजिटेबल प्रोडक्शन को मध्य प्रदेश में इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट हो जाएगा पोटैटो डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट, ये बिल्कुल जैसे बनाना है वैसे क्या हो जाएगा पोटैटो डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा, और इस स्कीम के तहत भी गवर्नमेंट जो है आलू उत्पादन को बढ़ावा देगी, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर फ्लावर डेवलपमेंट प्लान, इसके तहत भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल ट्राई टू इंक्रीज द फ्लावर प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश एंड गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस द फ्लावर प्रोडक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर वर्किंग टू इंक्रीज द हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शंस। यहाँ पर अगर हम देखें तो हॉर्टिकल्चर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हो जाएगा, राइट, जो कि पूरे नेशनल लेवल पर कार्य करता है। दूसरा हो जाएगा डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा पॉलिसी फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर हब 2012। सो वी विल दीज मिशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन वन बाय वन, क्योंकि यहाँ से जो है 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। एट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राइट। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है इट वाज एग्जीक्यूटेड सिंस 2005 एंड 6, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश सिंस 2005 एंड 6, राइट। और ये जो मिशन है अभी तक हमने जितने भी जो है पॉलिसीज या स्कीम्स को देखा है एक तरीके से उसका ही क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पूरा पूरा उसका ही निचोड़ है। तो इसके ऑब्जेक्टिव भी वही है, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन एरिया ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, इसके साथ ही जो प्रोडक्शन है उसको डबल करना। दूसरा हो जाएगा प्रिपेयरिंग प्लांटिंग मटेरियल ऑफ हाई क्वालिटी इन वेदर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, ताकि जो जितना भी प्लांटिंग मटेरियल है उसके माध्यम से हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को इंक्रीज किया जा सके। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर प्रिपेयर न्यू ऑर्चर्ड्स या नर्सरीज ऑफ ऑरेंज, गुआवा, सीताफल, मैंगो एंड बनाना, ताकि यहाँ पर जो है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से या बहुत बड़े लेवल पर जो है वो इन फ्रूट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, सो दैट जो हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स हैं
वेदर दे आर वेजिटेबल हैं या फिर फ्रूट्स हैं, उनका जो पेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से किया जा सके, क्योंकि पेस्ट की वजह से वेजिटेबल्स हों चाहे फ्रूट्स हों वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, राइट, और उससे प्रोडक्शन भी कम होता है। इसके साथ ही जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, चाहे नाइट्रोजन की हो, फॉस्फोरस की हो, तो समय समय पर उनको उर्वरक भी दे देना। और इसके साथ ही जो है वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जो नर्सरीज हैं या ऑर्चर्ड्स हैं उनके समीप जो है वाटर को कंजर्व करना, ताकि अकॉर्डिंग टू और जब भी नेसेसिटी हो तब उस वाटर का जो है इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके, राइट। नाउ वी विल सी डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, राइट। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिपार्टमेंट हो जाएगा, राइट, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अनिवार्य है, राइट। सो द डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग वाज एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश इन 1982, और इसका ऑब्जेक्टिव भी वही है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, या फिर हम ये कहें कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाना और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉपिंग एरिया है उसको भी क्या करना, इंक्रीज करना। इसके साथ ही लोकल लेवल पर जो न्यूट्रिएंट्स डाइट है, राइट, उसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो हमें लोकली लेवल पर क्या हो सके, प्रोवाइड हो सके। सो इट हैज़ एक तरीके से टू जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो हमारे लोकल लेवल पर न्यूट्रिएंट्स डाइट जो है वो अवेलेबल हो सके, विच मीन्स दैट टू इंक्रीज द हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस एरिया, और जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उसको इंक्रीज करना, राइट। अब इसके काम क्या है, इसके काम वही है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई क्वालिटी प्लांट्स, राइट, वेदर जो है वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, अच्छे किस्म के जो पौधे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि उससे हॉर्टिकल्चर जो प्रोड्यूस है वो हमारे मध्य प्रदेश में बढ़ सके। दूसरा हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, राइट, जो फूलों की हैं या फ्रूट्स की हैं जिनमें मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा है या जो एरोमेटिक है उनको इंक्रीज करना, राइट, ताकि बहुत ही अच्छे से हम जो है वो इनकम जनरेट कर सकें या रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और थर्ड हो जाएगा यहाँ पर प्रमोशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग्स एंड विजिट्स टू फार्मर्स, सो दैट जो नॉलेज है, जो ट्रेनिंग स्किल है, राइट, इसके साथ ही जो इंफॉर्मेशन है वो फार्मर्स को दी जा सके और उनको ट्रेन किया जा सके। इसके साथ ही जो हॉर्टिकल्चरल जो क्वालिटी है, राइट, जो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा पॉलिसी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हब 2012। तो ये जो पॉलिसी है ये हॉर्टिकल्चर हब एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। तो पॉलिसी फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हब 2012, और ये जो स्कीम है दिस पॉलिसी और दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 10th जुलाई 2012, राइट। तो 10 जुलाई 2012 को जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हब पॉलिसी 2012, और इसका भी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि पर्पस जो है वो प्रमोटिंग हॉर्टिकल्चर इन द स्टेट। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में हॉर्टिकल्चर जो है उसको प्रमोट करना। अगर हम इसके और एम को देखें तो इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनको प्रॉफिटेबल बनाया जाएगा, ताकि अगर जो है जितना भी प्रोडक्शन होता है उससे जो प्रोड्यूसर है उसको बहुत अच्छी इनकम प्राप्त हो सके। इसके साथ ही इंक्रीज द प्रोडक्शन, जो वर्तमान प्रोडक्शन है उनको हाई क्वालिटी सीड के माध्यम से, न्यू मेथड के माध्यम से, न्यू टेक्नोलॉजी से जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाना है। इसके साथ ही प्रमोट द फंक्शंस ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट हो जाएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, जो है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की जो क्रॉप मैनेजमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन, नॉलेज प्रोवाइड करना, राइट। फिर जो है प्रोड्यूस है, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, उसको कलेक्ट कैसे करना है, उसकी ग्रेडिंग कैसे करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है, उसकी जो है क्वालिटी में कैसे इम्प्रूवमेंट लिया जा सकता है, या फिर जो
पूरा का पूरा मार्केटिंग सिस्टम है, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम फॉर मार्केटिंग, इन सब को क्या करना, डेवलपमेंट करना, राइट, ताकि हमारे मध्य प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर है वो बहुत अच्छे से प्रमोट हो सके। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अंडर दिस पॉलिसी वन और मोर सेंट्रलाइज्ड अरेंजमेंट्स विल बी मेड फॉर द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जिससे कि हॉर्टिकल्चर जो है प्रोडक्शन है या फिर जो है मार्केटिंग है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा, राइट। और इसकी वजह से जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है मटेरियल है उसकी ग्रेडिंग भी अच्छे से हो सकेगी, राइट। अच्छी क्वालिटी से सबसे पहले प्लांटेशन होगा, जो प्रोड्यूस होगा उसकी ग्रेडिंग होगी, राइट, सॉर्टिंग होगी, उसकी पैकेजिंग होगी, ताकि उसका जो है मार्केटिंग भी अच्छा हो सके, राइट। सो दीज वर द इनिशिएटिव्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद न्यू टॉपिक। टिल देन, थैंक यू।